देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। अमेरिका मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से डिस्कस हो रहा था और वहीं पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल और जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात लंच होने जा रहा है वो बड़ा अहम है। उसके ऊपर बात करें कि मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मुलाकात करने से इनकार क्यों किया है, ईरान का इजराइल और अमेरिका को दो टोक जवाब क्यों दिया गया, और अमेरिका इजराइल चाहते क्या हैं कि वहाँ पे कैसे क़यादत बदली जाए और किस तरह का निज़ाम ईरान के अंदर लाया जाए। अदालत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है और मरीम साहिबा ने अपने 2 सालों में किस तरह का काम किया और कैसे प्रोटोकॉल और अय्याशी की, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आए फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो लंच होना है अभी कुछ ही देर के बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये बड़ी अहम खबर है। और इससे कबल मोदी को जब दावत दी गई और उन्हें कहा गया कि आप फ़लाँ दौरा मुख्तसर करके जो है वो आप आ जाएँ अमेरिका, तो मोदी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप की इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग के दरमियान पहले लाइल्मी का और लातल्की का इज़हार किया, फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो फिर रोल प्ले किया। भारत को कहा कि आपकी मईशत को बचाने के लिए और आपको जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान जंग बंदी करवाई। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे और वहाँ पे मोदी साहब अगर जाते तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि इनको आपस में बिठा दें, तो वो तो इनकार हो गए, चूँकि इसके पीछे भी कोई हिकमत हो सकती है, कोई चाल हो सकती है, लेकिन मोदी साहब ने जो फ़ैसला किया वो बेहतर जानते हैं। लेकिन ख़बर ये है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की दावत को ठुकराया और उनका मेहमान बनने से इनकार किया। अब आ जाएँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे गए, भूल जाएँ कोई एहतजाज हुआ, उन्हें कुछ कहा गया, पीटीआई ने जो कुछ किया वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन माज़ी को याद करें कि डोनाल्ड ट्रंप भी जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो खान साहब का ज़िक्र कर रहे थे, उनकी पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे थे। इलॉन मास्क जो हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा सबब बने सोशल मीडिया के ऊपर, जब गूगल डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ और एक्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हक़ में कैंपेन कर रहा था, तो आज जो हैं वो एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। तो वो कांग्रेसी रहनुमा आज नज़र नहीं आ रहे जो इमरान खान साहब की रिहाई चाहते थे और बाकी चीज़ें करते थे, चूँकि सारे हालात ही बदल चुके हुए हैं। अब इज़राइल और ईरान की जंग भी जारी है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो हैं वो मुलाकात करेंगे, लंच करेंगे, और इस मुलाकात के दौरान मीडिया नहीं होगा, सवालात नहीं होंगे, कोई जवाब नहीं देगा, खुफिया मुलाकात होगी। मगर उसके बावजूद याद रखिएगा कि ये बातें ज़रूर सामने आ जाएंगी, ये कभी भी छुपी नहीं रहेंगी। लेकिन इसके ऊपर तज्ज़िया, तबसरा और हक़ाइक़ को सामने रखते हुए कुछ हम ऑब्ज़र्व करने की, बयान करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी चाहिए थी या नहीं? इसका जवाब ये है हाँ या ना में करने के बजाय कि पाकिस्तान के अंदर कहते हैं जमहूरियत है, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हैं, सदर पाकिस्तान हैं। मुलाकात तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की उनसे उनके साथ होनी चाहिए थी, लेकिन फील्ड मार्शल की मुलाकात क्यों? ये एक सवालिया निशान है। फिर आप देखें कि ईरान और इज़राइल की जब जंग जारी है और ऐसे हालात में जब आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को धमकियाँ दे रहे हैं, जो वहाँ पे रजीम चेंज चाहते हैं और चीन के साथ पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात हैं, और फील्ड मार्शल जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो वो उनको यकीनन चीन के बारे में, ईरान के बारे में, इज़राइल और ईरान के जो मामलात हो रहे हैं उसके बारे में और पाकिस्तान के बारे में भी बात होगी कि आपको करना क्या चाहिए। बासूरत दिगर मोदी ने कह दिया है एक जगह के ऊपर ख़िताब करते हुए आज ही कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, वो अभी रुका नहीं, झुका नहीं, वो हो के रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ की जब आपस में मुलाकात होगी तो यकीनन पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। तो देखना ये होगा कि इस मुलाकात के दौरान हुआ क्या, इसके इम्पैक्ट पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, ईरान और इज़राइल की जंग के ऊपर, पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात के ऊपर और रशिया के हवाले से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि जो मुलाकात होने जा रही है उसमें तज्ज़िया निगार क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ें मुतवक्को हैं और क्या होगा। अहम तरीन वक्त में मुलाकात हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, और मोदी को भी ट्रंप की जानिब से मदऊ किया गया मगर इनकारी हुए।
شہباز شریف صاحب کی جگہ سپاہ سالار ملاقات کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہ ملاقات ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت سرے سے ختم ہے اور شہباز شریف محض ایک ڈمی وزیر اعظم ہیں۔ ایران بارے عاصم منیر صاحب سے ضرور بات چیت ہونی ہے، صحافیوں کو ملاقات سے دور رکھا جائے گا، تاہم خبریں ضرور سامنے آئیں گی۔ پاکستان اگر ایران مخالف کوئی ڈیل کرتا ہے تو وہ خطرناک ترین ثابت ہوں گی، چونکہ بہت بڑی تعداد شیعہ مسلکی پاکستان میں رہتی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، باقی چیزوں کی تجارت ہے، اور ہم پڑوسی ملک ہیں اور ایک دوسرے کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو یہ ملاقات ہونے کے بعد اگر پاکستان کو خاموش رکھا جاتا ہے کسی حکمت عملی کے تحت، اور ایسے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف آرمی کے سپہ سالار سے ملاقات کریں گے، تو ایران کا اس کے اوپر رد عمل کیا آئے گا، یہ بھی بات دیکھنے والی ہوگی۔ اور پاکستان کے چاروں اطراف سرحدوں پر موجود ممالک کے ساتھ پنگا لینا پاکستان کو بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ یہ ملاقات نہایت اہم ہے، ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، کون ملاقات کرے گا، پاکستان کی ان سائڈ پالیٹکس اور اس پورے ریجن کے حوالے سے کیا چیزیں آئیں گی، یہ نہایت ہی اہم ملاقات ہے۔ اور یقیناً حکومت نے اور آرمی چیف نے یہ ملاقات، یہ لنچ رکھ کے، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑا اپنی طرف سے اچھا اقدام اٹھایا، ان کے لیے اچھا ہے۔ اوورال اس کی چیزیں کیا ہوں گی، اللہ کرے اس میں بہتری آئے اور چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے آگے بڑھیں۔ اسی کے ساتھ جو ایران نے اسرائیل اور خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور بالخصوص پورے امریکہ کو جو جواب دیا ہے اور دو ٹوک جواب دیا ہے، یہ بڑا منی رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے، اسرائیل اور امریکہ دو ممالک ہیں، دو نام ہیں، ان کے وزیر اعظم ہیں، ان کا صدر ہے، لیکن یہ اصل جنگ نہ تو نیتن یاہو جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ، نہ امریکہ اور نہ اسرائیل۔ اس کے پیچھے کچھ اور قوتیں ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ ہیں جو ان کو چلانے والی ہیں، جن کا ورلڈ بینک بھی ہے، جن کا IMF بھی ہے، زائنسٹ جو قوتیں ہیں، یہ ان کا ایک کردار ہے۔ اور ان کے اوپر اگر بات کریں تو ایک لمبی کہانی ہے، ان کو علم کیسے ملا، طاقت کیسے ملی، مضبوط کیسے ہوئے، شیطان کے ماننے والے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ دھمکی اور دو ٹوک جواب جو ایران نے دیا ہے، اس سے قبل آپ دیکھیے کہ جیسے عراق کے اندر انہوں نے بمباری کی، صدر صدام حسین کو کچلا، وہاں پہ کنٹرول لے لیا، پھر شام کے اندر جن کو یہ ISIS کا سربراہ کہتے تھے، آج وہ وہاں کے سربراہ بن گئے ہیں، بشار الاسد جو تھے ان کی رجیم چینج کے ذریعے تختہ الٹ دیا۔ اب اسی طرح سے بہت بڑا ایک مذہبی فیکٹر ہے، جہاد کا نام لفظ استعمال کرتے ہوئے پوری تنظیمیں ہیں، تو اس سے ان قوتوں کو خطرہ ہے۔ اور یہ شام یعنی کہ سیریا کی طرح جو ہے وہ ایران کے اندر اس رجیم کو بدل کے، رجیم چینج کر کے نئے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جو مذہب کی بات نہ کریں، جہاد کی بات نہ کریں، اور چیزوں کے اوپر بات نہ کریں، لبرل لوگ ہوں تو ان کو سامنے لے کے آئیں، اور یہ اس طرح کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اسی ضمن میں آرمی چیف کو انہوں نے شہید کیا، اور لوگوں کو، سائنسدانوں کو کچل دیا، اور آگے بھی بے شمار لوگ جو ہیں ان کو مار سکتے ہیں۔ اور ایرانی قوم سے جو خطاب کیا گیا، جو کہا گیا، علی خامنائی نے جو ٹرمپ کو جواب دیا، وہ میں جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھا دیا کہ وجہ اور وجوہات کیا ہیں کہ وہ رجیم چینج ایران کے اندر کرنا کیوں چاہتے ہیں، ان کو فکر کس سے ہے، اور کیسا نظام وہ چاہتے ہیں جو کنٹرولڈ ہو، ان کے ہاتھ میں چیزیں آ جائیں۔ ایرانی قوم سے کہنا ہے کہ آؤ اور سر تسلیم خم کرو، کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، ایرانی قوم کسی کے آگے جھکے، ہم کسی کی جارحیت کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، جواب دیا گیا۔ یہی ایرانی قوم کی منطق ہے، یہی ایرانی قوم کا جذبہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا ٹرمپ کو جواب، جو کہا گیا تھا کہ سر خم تسلیم کرو ہمارے سامنے۔ امریکی صدر ہمیں دھمکی دیتا ہے، ایک بیہودہ بیان میں وہ ایرانی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اور ہمارے سامنے سر ہم تسلیم کر دو، دھمکیاں انہیں دی جائیں جو ان دھمکیوں سے ڈرنے والے ہوں۔ ایرانی قوم دھمکی دینے والوں سے کبھی مرعوب نہیں ہوتی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا ٹرمپ کو دو ٹوک جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ حملے کا جواب حملے سے، اور بمباری کا جواب بمباری سے دیا جائے گا۔ ایران نے یہ موقف اپنایا ہے اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں، لیکن اس جنگ میں وہ کب تک سروائیول ہے ان کا، کب تک سروائیو کر جائیں گے؟ اب تک تو وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اچھی خاصی بھرپور جو ہے وہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جائیں گی، لیکن آرمی چیف فیلڈ مارشل
आसम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये बड़ी अहम है, और देखते हैं कि ये जब मुलाकात हो जाएगी तो शायद मुलाकात खुफिया हो, लेकिन उसके बाद दोनों रहनुमा जो हैं वो बाहर आके मीडिया से बात करें, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं। वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो क्या होगा, ये चंद घंटों की बात है। दूसरे एपिसोड में हम आपको ज़रूर इसके बारे में मुतला करेंगे। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है, आज फिर से समाअत हुई। जस्टिस अमीनुल दीन खान साहब ने पहले 2 मिनट में सलमान अकरम राजा साहब को 2 मिनट में 4 बार टोका, और एक ऐसे वक्त में जब हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि जजेस मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देंगे और हम 27वीं तरमीम लाकर इन जजेस को नवाजेंगे, तो जस्टिस अमीनुल दीन साहब का ये रवैया इस हुकूमती दावे को तक़वियत दे रहा है। फैसला जो भी करें, लेकिन कम अज़ कम वकील तो आराम से सुन लें। हमारे उम्मीदवारों ने पीटीआई के टिकट्स जमा कराए, लेकिन आरोज़ ने टिकट ये कह के वापस कर दिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला छीन लिया है, तो आप पीटीआई बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हालांकि इंतखाबी निशान छिन जाने से पार्टी ख़त्म नहीं होती। सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नुक्ता रखा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला कि पीटीआई के उम्मीदवारों ने तो आरोज़ के पास टिकट ही जमा नहीं कराए, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को आरोज़ की रसीदें दिखा दी जहां उन्होंने टिकट वसूली की रसीदें दी। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए ये इंकशाफ भी किया। अब देखें कि गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि ये सारा अमल क्यों किया जा रहा है। इसमें जजेस अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट खुद ही कैसे कुचल देगी, और ये दुनिया की तारीख में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पहली दफ़ा होगा। ये फैसला पहले से हो चुका है कि सीटें इनको नहीं देनी, सीटें बढ़ानी है, नून लीग को देनी है, पीपल्स पार्टी को देनी है, मौलाना फजल रहमान को देनी है, और फिर मेजॉरिटी हासिल करनी है और मुताजी से बचना है, और फिर 27वीं आईनी तरमीम करनी है और इस मुल्क को अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक लेके आगे बढ़ना है। तो ये सारा गोल वो है, और फिर किसी को जेल में भी लंबा अरसा रखना है, और ख़ासकर एमपी और एमएनएस जो हैं पीटीआई की, उनको नाइल करना है। तो सारा कंट्रोल आपके पास आ जाएगा, तो चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। तो इसी के ऊपर मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किया है, बड़ा मनी हेज़। वो कहते हैं कि एडवोकेट सलमान अकरम राजा का नज़रसानी बेंच के 11 जजों पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने जिन ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करके पीटीआई को 80 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें दी, 11 जजों का नज़रसानी बेंच उन ज़मीनी हक़ाइक़ को गलत साबित करके ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकता है। एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने ऐसे कहा, और फ़ारसी का एक शेर भी पढ़ा जिसका मतलब था कि मेरे जिस्म को बांध कर मुझे दरिया में फेंक दिया और फिर कहा गीले नहीं होना, खुश्क रहना है। मरियम साहिबा ने 2 सालों में क्या किया और किस तरह की चीज़ें की, ये मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। वो कहती है ना कि हमने बिल्कुल 2 सालों से टैक्स नहीं लगाया, मेरी हुकूमत बड़ी साफ़ है, शफाफ है, हमने आवाम को जो है वो आराम से रखा। तो आप सुन लीजिए, देख लीजिए, गौर कर लीजिए कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश करते हुए गवर्नर हाउस लाहौर के लिए फ़ंड्स में तकरीबन 800% का इजाफा किया। जबकि इमरान खान साहब ने जब बजट पेश किया तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने प्राइवेट जो इदारे थे, जियो टेलीविज़न हो, इंडस्ट्रियाँ हों, फैक्ट्रियाँ हों, उनको कहा कि आप भी अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाएं, और उन्होंने बढ़ाई। फिर इमरान खान साहब ने गवर्नर की, एमपीए की, एमएनएस की, सेनेटर की तनख्वाहें कई 100% बढ़ाने के बजाय उनके ऊपर 10% कट लगाया और आम आदमी को उसका फ़ायदा दिया था। यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर हाउस के लिए गुज़श्ता माली साल में 1,58,00,000 रुपये मुख्तस किए गए थे, जबकि अगले माली साल के बजट में 15,37,00,000 रुपये रखे गए। अब हिसाब लगा लें, पहले साल में 1,58,00,000 और दूसरे में 15,37,00,000 रुपये रखे गए हैं। इसी तरह पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में वज़ीर आला मरियम नवाज़ के स्वाबदीदी फ़ंड्स में 5 गुना इजाफे की तजवीज़ दी गई है। गुज़श्ता बरस के 3 करोड़ के मुकाबले में अगले साल स्वाबदीदी फ़ंड्स में 12 करोड़ रुपये का इजाफा किया जाएगा और वज़ीर आला 15 करोड़ रुपये खर्च कर सकेंगी। बजट में पंजाब के सूबाई वज़रा के अखराजात के लिए मुख्तस रकम में 72 करोड़ रुपये के होश उड़ा देने वाले इजाफे की तजवीज़ भी पेश कर दी गई है और गुज़श्ता माली साल के दौरान सूबाई वज़रा के लिए 35 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे, जबकि आइंदा माली साल में उनको 1 अरब 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब की बजट दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़श्ता साल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की दफ्तरी अखराजात के लिए 56 करोड़ रुपए इजाफी खर्च किए गए। गुज़श्ता बरस के बजट में 1 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस थे, लेकिन उनके दफ्तर के अखराजात 1 अरब 79 करोड़ रुपए हुए,
تو جب یہ صورتحال ہو تو آپ ان سے کیسے ایسی امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ عام رائے عام پبلک جو ہے وہ اس کے مفاد کے لیے کام کریں گے؟ تو یہ حقیقت ہے اور یہ عیاشیاں ہیں، کہتے کچھ اور ہیں دکھاتے کچھ اور ہیں، اپنی ان کو پڑھی ہے، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک دیجیے، تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔